ये तो बर्फीले मोती हैं। क्या ये कनकी के शरीर में से निकली बर्फीली ठंड से बने हैं? राम के मन में सवाल उठा, और जैसे उस पत्थर हरी ने राम का प्रश्न सुन लिया हो, वैसे एक बार चमक कर राम के सवाल का जवाब दिया। राम के आश्चर्य का पार न रहा, क्योंकि वो बर्फीले मोती कोई मामूली मोती नहीं थे। ऐसा कहा जाता था कि इन अति दुर्लभ बर्फीले मोती में इतनी शक्ति होती थी कि जिस योद्धा के पास अपराजित शक्ति हो, उस योद्धा को ये मोती तुरंत ही धराशक्ति प्रदान कर सकते थे। धराशक्ति वो शक्ति थी जो अपराजित शक्ति से भी एक पायदान ऊपर थी। बहुत ही कम योद्धा धराशक्ति हासिल कर पाते थे। राम को इस बात का पता चल गया कि उसकी बहन कनकी योद्धा तो नहीं थी, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा था जो राम या राजशेखर परिवार में शायद किसी के पास नहीं था। उसके शरीर में अपराजित शक्ति वाले मोती बनाने की शक्ति थी। अगली बार कनकी को बर्फीली ठंडी का दौरा पड़े तो मुझे उसके पास ही रहना चाहिए, ताकि मैं और मोती। खुद से इतना कह के राम एकाएक अटक गया। लालच में आकर वो ये क्या कर रहा था? वो इतना स्वार्थी कैसे हो सकता था? उसे खुद पर गुस्सा आ गया। माफ करना मेरी बहन, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? राम ने मन ही मन कनकी से माफी मांगी। उसी पल राम को इन मोतियों की एक और शक्ति का ख्याल आया। ऐसा कहा जाता था कि ये मोती किसी भी व्यक्ति के अंदरूनी घाव को भर सकता था। हाँ, ये 3 मोती अप्पा के लिए ही हैं, उनको मैं ये जरूर दूंगा। ये कहकर राम ने एक नई शीशी निकाली और तीनों मोती उसमें डाल दिए। अब उसके पास 2 शीशियां थी, एक में 3 मोती थे और दूसरे में हरी से निकला हुआ चमत्कारी लाल रस। सबसे पहले मुझे किसी भी तरह चुपके से ये लाल रस अप्पा को पिलाना है। अगर ये लाल रस मुझे मौत के दरवाजे से वापस ला सकता है तो अप्पा जैसे महान योद्धा को तो पल भर में ठीक कर देगा। पर अप्पा को पता न चले, ऐसे कैसे पिलाऊं? राम जानता था कि उसका यह मिशन इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि कृष्णन बहुत ज्ञानी थे। वो तुरंत समझ जाते थे कि राम ने कोई तो जड़ी बूटी उन्हें पिला दी है। तो फिर ये कैसे किया जाए? राम ये सोच ही रहा था, पर अचानक ही उसके हाथ से लाल रस की शीशी गिर गई, क्योंकि राम का हाथ बुरी तरह से कांपने लगा था। शीशी पलंग पर ही गिरी थी, इसलिए लाल रस का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन राम के हाथ की कंपन उसके शरीर तक पहुंच गई। देखते ही देखते राम का पूरा शरीर कांपने लगा। अभी इसके बारे में वो कुछ सोचे समझे उससे पहले ही उसकी हड्डियों के अंदर से एक तीव्र पीड़ा निकली। कहते हुए राम अचानक ही जमीन पर दोनों हाथों से अपने कंधों को पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। पर राम को अचरज हुआ। ना ही राम के शरीर पर बर्फ की परत जम रही थी, ना ही उसकी चमड़ी मजबूत हो रही थी, बल्कि राम को तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी हड्डियों में ड्रिलिंग कर रहा हो। कृष्णन राम को हमेशा कहता था कि 2 प्रकार की पीड़ाएं होती हैं। एक अच्छी वाली पीड़ा, जिस पीड़ा से वर्तमान में कष्ट होता है लेकिन भविष्य में फायदा होता है, और दूसरी बुरी वाली पीड़ा, जिस पीड़ा से वर्तमान और भविष्य दोनों ही दांव पर लग जाते हैं। राम का रोज का पायट का अभ्यास भी पीड़ादायक था, लेकिन दिन के अंत में उसे हमेशा बहुत अच्छा लगता था। राम तुरंत समझ गया कि उसकी हड्डियों में अभी जो पीड़ा हो रही थी वो अच्छी वाली पीड़ा नहीं थी, उसके भविष्य को दांव पर लगाने वाली पीड़ा थी। क्या हो रहा था उसे? शायद उसका शरीर पायट के निरंतर अभ्यास से कुछ ज्यादा ही थक गया था। शायद उसे आराम की सख्त जरूरत थी। कहते हुए राम खड़ा हुआ और बड़ी मुश्किल से खुद को पलंग पर लेटाया। पीड़ा अभी भी उतनी ही थी। आज थोड़ा ज्यादा सो लूंगा, राम ने पीड़ा को काबू में करने की कोशिश करते हुए सोचा। वैसे भी राम को ज्यादा सोने की भी चिंता नहीं थी। सपने में सुनहरी आकृति के साथ वो अपना अभ्यास कर ही लेता था। पर ऐसी पीड़ा में नींद आए कैसे? घंटों तक राम की हड्डियों की पीड़ा कम ना हुई। वो अपने पलंग पर अपने दोनों हाथों से कंधों को पकड़कर कराहते हुए इधर से उधर करवट बदलता रहा। इस पीड़ा का कुछ तो करना ही पड़ेगा, ये कहकर राम ने लाल रस की शीशी निकाली, पास में पड़े पानी के ग्लास के अंदर लाल रस की 5 बूंदें डाली और पी गया। जैसे ही उस चमत्कारी लाल रस का असर शरीर के स्नायु पर होता गया, राम की हड्डियों का दर्द धीरे धीरे कम होता गया। कुछ मिनटों में दर्द लगभग चला गया था। राम ने गहरी सांस ली और पलंग पर फिर से सोने की कोशिश की। धीरे धीरे शरीर और दिमाग की थकान ने
उसकी हड्डियों की पीड़ा को ओवरपावर कर दिया और राम गहरी नींद में सो गया। सपने में फिर वही काली ठंडी गुफा, पर इस बार राम वहां अकेला था। सुनहरी आकृति कहां थी? राम कंफ्यूज हो गया। ये कोई दूसरी गुफा तो नहीं है ना? अचानक ही राम को घुटन होने लगी। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो, ऐसी उसे अनुभूति होने लगी। राम को समझ आए कि क्या चल रहा है। उससे पहले ही किसी अदृश्य शक्ति ने उसे दमदार धक्का दिया। सपने में राम उड़ के गुफा की दूसरी ओर गिरा। अपने पैर पर वापस खड़ा हो, उसके पहले उसने अपने सामने एक भयानक आकृति बनती देखी। यह सुनहरी आकृति नहीं थी, यह आकृति थी एक कंकाल की। राम के रोंगटे खड़े हो गए। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो भयानक कंकाल चलते हुए उसके पास आया, झुका और राम के एक पैर को पकड़ा और एक झटके में राम के पैर की हड्डी के 2 टुकड़े कर दिए। राम की दर्दनाक चीख के बाद उस गुफा में फिर से सन्नाटा छा गया। राम के सामने वो कंकाल अट्टहास्य करने लगा और उसी के साथ राम अपने कमरे में उठ खड़ा हुआ। कुछ पलों तक तो वो समझ ही नहीं पाया कि वो कहाँ है। फिर उसे एहसास हुआ कि अभी जो उसने देखा वो एक भयानक सपना था। वो लपक के उठा और तुरंत उसने अपने पैर को जांचा। उस पैर में हल्का दर्द हो रहा था, पर पैर टूटा नहीं था। राम सोचने लगा कि क्या हुआ था उसके साथ। उसके सपने में सुनहरी आकृति के बदले वो भयानक कंकाल क्यों आया था? सुनहरी आकृति के सारे सपने तुरंत सच होते थे। राम को डर था कि यह हड्डी टूटने वाला सपना सच तो नहीं होगा ना। अरे मैं भी इतनी क्यों चिंता कर रहा हूं? राम ने खुद को सांत्वना देते हुए अपनी जेब से हरी को निकाला। हरी धीमी लेकिन सुंदर सी चमक दे रहा था। राम ने सुकून महसूस किया। जब तक हरी राम के साथ था, राम का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता था। हरी को फिर अपनी जेब में रख उसने खिड़की के बाहर देखा। सुबह कब की हो चुकी थी। राम आज लेट था। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और फ्रेश होकर पायट के अभ्यास के लिए जंगल में निकल पड़ा। राम ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो सपना अपनी जहन से निकाल नहीं पा रहा था। हड्डियों में थोड़ी सी पीड़ा थी, लेकिन उसे अभ्यास में तकलीफ नहीं हुई। एक के बाद एक हड्डी चूर मुक्के की गूंजें निकालता राम प्रैक्टिस करने लगा। दोपहर होने को थी जब रसोई घर में काम कर रही हेमा से कृष्णन ने कहा, हेमा, राम के लिए खाना बन गया हो तो मैं ले जाता हूं। कृष्णन को कोई जवाब नहीं मिला। रसोई के भीतर जाकर कृष्णन ने देखा तो हेमा एकटक उस काढ़े को देख रही थी जो चूल्हे पर उबल रहा था। हेमा कुछ अलग ही मूड में लग रही थी आज, काफी ज्यादा मायूस। कृष्णन ने हेमा के कंधे पर हाथ रखा। तब हेमा का ध्यान कृष्णन पर गया। कृष्णन ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, जानता हूं क्या सोच रही हो। पायट्टी की प्रतियोगिता को 5.5 महीने बाकी हैं और तुम्हारा बेटा भी तैयार भी है या नहीं, है ना? कितनी बार कहा है, मत करो इतनी चिंता। हेमा के दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। उसने पिछले कई महीनों में कितनी कोशिशें की थी कृष्णन को मनाने की और राम को उस निर्दयी प्रतियोगिता से दूर रखने की। साम, दाम और भेद तीनों तरीके अपना लिए थे। न बाप माना था, न बेटा। हेमा ने कृष्णन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। लाचारी से भरी गहरी सांस लेते हुए बोली, मैं बाजार जा रही हूं तो मैं ही राम को खाना दे आऊंगी, ठीक है? यूं कहकर कृष्णन बाहर चले गए। कृष्णन के जाने के बाद कुछ पलों तक हेमा वो काढ़ा उबालती रही। फिर अचानक ही वो उठी, दबे पैर रसोई घर के दरवाजे तक आई और बाहर की ओर झांका। न ही कृष्णन कहीं था और न ही कनकी। अचानक हेमा में एक अलग प्रकार की चेतना आ गई। उसका दिमाग और उसके हाथ जल्दी जल्दी चलने लगे। चूल्हे के पास पड़ी एक टोकरी में से उसने वो बैगनी जड़ी बूटी निकाली जो एक अनजान रहस्यमय आदमी राम के लिए घर की चौखट पर रख कर गया था। उसने उस जड़ी बूटी को एक बड़े पत्थर पर जल्दी से पीसा। जब बैगनी जड़ी बूटी का गाढ़ा पेस्ट बन गया तब उसने तुरंत उबलते काढ़े में वो डाल दिया। तुरंत वो भूरे रंग का काढ़ा बैगनी रंग का हो गया। कुछ देर ऐसे ही उबलता रहा और फिर बैगनी रंग फिर से भूरा रंग बन गया। हेमा ने वो काढ़ा एक बड़ी बोतल में डाला और पास में रखे खाने के डिब्बे को साथ लेकर वो राम की ओर चल दी।
राम बिना थके अभी भी अभ्यास ही कर रहा था। अचानक उसने नोटिस किया कि उसकी गूंजें ढीली पड़ रही थी। उसका शरीर थक रहा था और हड्डियों में फिर से हल्का सा दर्द शुरू हो गया था। तभी उसने अचानक से चिंता से भरी किसी की आवाज सुनी, राम। राम ने पीछे देखा तो हेमा थी। हेमा की आंखों में चिंता थी। उसने राम की 9 गूंजें सुन ली थी। इतने कम समय में 9 गूंजें निकाल लेते हो? अप्पा जानते हैं? हेमा के शब्दों में डर का आसार था। राम के मन में असमंजस शुरू हो गया। क्या कहे वो हेमा को? कृष्णन को अभी तक इतना ही पता था कि राम 5 गूंजें निकाल सकता है, लेकिन अगर हेमा ने कृष्णन को 9 गूंज वाली बात बता दी तो उस पर कृष्णन कई सवाल उठा सकते थे। 9 गूंजें इतनी आसानी से सिर्फ पाइट के महारथी योद्धा ही निकाल सकते थे। राम हेमा के पास गया और हेमा को प्यार से अपनी बाहों में लिया। अम्मा, कब तक मेरी चिंता करती रहोगी? मेरे लिए खाने में क्या लाई हो? राम ने बात को बदलने की कोशिश की, लेकिन हेमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हारे अप्पा तुम्हें बहुत मेहनत करवा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि तुम 9 गूंजें निकाल पा रहे हो। राम सुनता रहा। हेमा ने आगे कहा, लेकिन अगर इस प्रतियोगिता में मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो तुम्हारे अप्पा मेरा मरा मुंह देखेंगे। हेमा ने भावुक होकर बोल दिया। अरे ऐसा मत कहो अम्मा। राम ये सुन के डिस्टर्ब हो गया। उसकी वजह से उसके माँ और बाप को कोई हानि पहुंचाए, ये राम बिल्कुल सह नहीं सकता था। मुझे कुछ नहीं होगा, आप कहीं नहीं जाएंगी। यूं कहकर राम ने हेमा के कंधे पर सर रख दिया। लो, थोड़ा खा लो, तुम्हारे शरीर की पीड़ा दूर करने के लिए काढ़ा लाई हूं, हेमा ने कहा। राम चौंका। हेमा को कैसे पता कि उसे शरीर में पीड़ा हो रही है? यह प्रश्न राम ने हेमा को किया। हेमा ने एक स्माइल दी। 9 महीने तुम्हें इस पेट में पाला है, पूरी जिंदगी पाल सकती। तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूं। वैसे भी इतना ज्यादा अभ्यास करते हो तो शरीर में पीड़ा तो रहेगी ही ना। हेमा ने इतना कहकर काढ़े वाली बोतल राम को दी। राम ने काढ़ा पी लिया। खुश कह के हेमा को खाली बोतल वापस की। हेमा ने एक प्यारी मुस्कान दी और राम को खाने का डब्बा खोल के दिया। जैसे ही राम का ध्यान हेमा पर से हटा, हेमा की मुस्कान गायब हो गई। हेमा के मन में एक ही बात घूम रही थी कि राम 9 गूंजें निकालने लगा है। इस बात ने हेमा की रात की नींद हराम कर दी। देर रात का वक्त था और घर पर बाकी सब सो रहे थे। अचानक रात का सन्नाटा घर के पीछे की खिड़की पर एक हल्की दस्तक से टूटा। हेमा ने तुरंत ही अपनी आंखें खोली, जैसे वो उसी दस्तक का इंतजार कर रही हो। उसने पास में देखा तो कृष्णन गहरी नींद में सो रहा था। उसने राम और कनकी के कमरों में झांक कर कन्फर्म कर लिया कि सब सो रहे हैं कि नहीं। दस्तक घर के पीछे की खिड़की पर हो रही थी। हेमा ने धीरे से वो खिड़की खोली। सामने खड़ा था कंबल ओढ़े वही रहस्यमयी आदमी, जिसका चेहरा अभी भी छिपा हुआ था। लेकिन हेमा की आंखों से ऐसा लग रहा था कि वो इस रहस्यमयी आदमी को बहुत ही अच्छे से जानती थी। क्यों बुलाया मुझे इतनी रात? उस आदमी ने हेमा से पूछा। हेमा ने वो बैगनी जड़ी बूटी निकाल के उस आदमी के मुंह पर दे मारी और गुस्से में बोली, बेकार है तुम्हारी ये जड़ी बूटी। तुमने कहा था कि बैगनी जड़ी बूटी राम की हड्डियां खोखली कर देगी, पर वो तो 9 गूंजें निकाल पा रहा है। क्यों नहीं हो रही हैं राम की हड्डियां खोखली? ये कौन सा रूप था हेमा का? आखिर एक मां अपनी बेटे की हड्डियां खोखली करने के लिए उसे जहर क्यों देगी? सिर्फ वो कोई खूंखार प्रतियोगिता में हिस्सा ना ले इसलिए, या फिर और भी कोई कारण था? क्या कर रही थी हेमा अपने ही सगे बेटे के साथ, और क्यों? कैसी मां के होते हुए राम राजशेखर पाइट की युद्ध कला का सर्वोत्तम योद्धा बनकर अपने पिता की इज्जत वापस लौटा पाएगा? जानने के लिए सुनिए शुद्धिपुरम, अ मिस्टीरियस किंगडम, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।